सीएम योगी ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बेहद सख्त संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। सीएम योगी ने आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। सोमवार को दिए गए अपने बयान में सीएम योगी ने कहा कि सड़कें किसी धार्मिक आयोजन या भीड़ जुटाने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि आम लोगों के आवागमन के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने से आम नागरिकों, मरीजों, व्यापारियों, कर्मचारियों और कामगारों को परेशानी होती है, इसलिए सरकार किसी भी स्थिति में सार्वजनिक रस्तों को बाधित नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग उनसे पूछते हैं कि क्या यूपी में सचमुच सड़कों पर नमाज नहीं होती। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, कतई नहीं होती, आप जाकर देख लीजिए। सड़कें चलने के लिए होती हैं, कोई भी व्यक्ति चौराहे पर आकर तमाशा नहीं बना सकता। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार किसी को धार्मिक गतिविधियों से नहीं रोक रही है, लेकिन हर काम तय नियमों और निर्धारित स्थानों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पर लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर कई शिफ्टों में नमाज पढ़े या अपने धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री का सबसे कड़ा बयान उस समय सामने आया जब उन्होंने कहा कि अगर लोग बातचीत और समझाने से नहीं मानेंगे तो सरकार दूसरा तरीका अपनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले संवाद चाहती है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई भी निश्चित है। सीएम योगी ने कहा कि हम अराजकता नहीं फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। हमारा काम संवाद बनाना है, संवाद से नहीं मानेंगे तो संघर्ष से भी देख लो। मुख्यमंत्री के इस बयान को प्रशासनिक सख्ती और कानून व्यवस्था को संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने बरेली का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर कुछ लोगों ने हाथ आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्हें सरकार की ताकत का एहसास हो गया। हालांकि उन्होंने किसी घटना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों की तरफ माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर किसी समुदाय के पास पर्याप्त जगह नहीं है और संख्या ज्यादा हो रही है तो संख्या नियंत्रित करनी चाहिए। ये बयान आते ही राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा समर्थकों ने इसे कानून व्यवस्था के पक्ष में मजबूत संदेश बताया। सीएम योगी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा और नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे। उन्होंने अपने बयान में दोहराया कि सरकार का नियम साफ तौर पर सभी के लिए एक है और किसी भी समुदाय को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए होती है। उन्होंने कहा कि एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचना हो, किसी व्यापारी को दुकान खोलनी हो या किसी कर्मचारी को दफ्तर जाना हो, सड़कें बाधित नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार पहले भी धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख साफ तौर पर अपना चुकी है। तो साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कानून से चलेगी व्यवस्था, सीएम योगी ने साफ तौर पर ये कह दिया है। आपको बता रहे कि सीएम योगी ने अपने बयान के जरिए स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें जाम करके धार्मिक गतिविधियों की परमिशन नहीं दी जाएगी। सरकार का फोकस अब सार्वजनिक व्यवस्था और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण पर दिखाई दे रहा है। से पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। अराजकता नहीं सड़कों पर फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई।
देखिए, वोट के नाते गलत को सही कहने वाली, अराजकता उत्पन्न करने वाली, तुष्टीकरण का कार्य करने वाली और खुली छूट देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने बदल दिया है। अब तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा? सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़े ना है, नमाज पढ़ने की एक जगह है, आप जाइए वहाँ नमाज पढ़िए, आपको कोई मना करता है? जो स्टेट का मुखिया होता है या मुल्क का मुखिया होता है, वो एक संविधान की शपथ लेता है। वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा और सबको साथ लेकर चलूँगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करूँगा। सवाल ये है कि भाई जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं और सड़कें जाम होती हैं, बड़े लंबे चौड़े जाम होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहा जाता कि सड़कों पर मत चलो। जो जगराते होते हैं, पूरी पूरी रात डीजे बजता है और उसमें कितना वॉल्यूम होता है कि घर की खिड़कियां दरवाजे कांपने लगते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। नमाज कहाँ होगी, भंडारा कहाँ होगा, बड़ा मंगल कहाँ होगा, दशहरा कहाँ होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक तरफा जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये अशोभनीय है। निश्चित है कि देखिए, जब पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सही कहा है। बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता रहे हैं कि लंबे समय तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी सरकार अब सत्ता से बाहर है और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में हुई हिंसा के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया कि न्यू बंगाल में अराजकता, पत्थरबाजी और सड़क पर गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार को कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में हिंसक प्रदर्शन हो गया। ये विरोध प्रदर्शन तलजला इलाके में कथित अवैध इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा था। कुछ दिन पहले इन इमारतों में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में भारी भीड़ सड़क पर उतर आई और स्थिति काफी तेजी के साथ बिगड़ गई। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने और भीड़ बढ़ाने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद स्थिति हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंके। कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ हो गई। इस झड़प में 10 पुलिस कर्मचारी और 3 सीएपीएफ जवान घायल हो गए, जिसमें कई अधिकारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त से सख्त एक्शन जो है वो अब यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल में न्यू बंगाल मॉडल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉडल कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, तेज प्रशासनिक फैसले और सख्त पुलिसिंग पर आधारित माना जा रहा है। भाजपा लंबे समय से बंगाल में कानून का राज और राजनीतिक हिंसा खत्म करने का मुद्दा उठा रही है। अब सत्ता में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी उसी एजेंडे को लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि ममता सरकार के दौरान बंगाल में राजनीतिक हिंसा, अवैध कब्जे और कट्टरपंथ को साफ तौर पर बढ़त मिली थी। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी सरकार बनी है, उसके बाद से इन सब चीजों में काफी हद तक कमी लाने की जो कोशिशें हैं वो फिलहाल शुरू कर दी गई हैं। आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेजेस खंगाली जा रही है। बता दें कि ऐसे में शुभेंदु अधिकारी अपनी छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा समर्थक इसे बदलते बंगाल की तस्वीर बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे अत्यधिक सख्ती और राजनीतिक दबाव करार दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब नए मोड़ पर जा पहुंची है। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस कानून का राज और अराजकता खत्म करने की बात कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक कार्रवाई और ज्यादा सख्त हो रही है। आपको बता दें कि आने वाले समय के हिसाब से जिस तरीके से नए नए फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं वो न्यू बंगाल मॉडल पर आधारित रहेंगे। बंगाल में अराजकता अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है।
ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस या तो अनजाने में या फिर जानबूझ करके जगह जगह मस्जिदों के इमाम को, जिम्मेदारों को जाकर के धमकाते हैं, चमकाते हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दीजिए। ये वो गलत कर रहे हैं। हम जिहादियों के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र यानी सड़क पर नमाज अब नहीं होगा। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कसी थी, हालांकि उस पर और कठोरता के साथ उसको लागू किया गया, क्योंकि छुटपुट घटना ऐसी भी हुई कि शासन के आदेश को पालन नहीं किया जा रहा था। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने कड़े संदेश देते हुए कहा है कि सड़क सिर्फ चलने के लिए है, किसी नमाज के लिए नहीं है। और उन्हीं राह पर चलते हुए बंगाल भी आज, और बंगाल की सड़कें भी आज इस्लामिक जिहादियों के चंगुल से मुक्त हुई हैं। आज बंगाल सरकार ने भी एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है कि वर्षों से इस्लामिक जिहादी तत्व, चाहे जुम्मा हो या ईद हो या कोई और अवसर, सड़क घेर के बैठ जाते थे, एम्बुलेंस को भी नहीं निकलने देते थे। ऐसी सब स्थितियों पर, जिसके कारण लोगों को बेहद कष्ट होता था, रोड जो चलने के लिए हैं उनको बाधित करके सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनाया जाता था। अब उन पर विराम लग गया है। अब बंगाल सरकार ने भी कमर कस ली है कि हम सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। साधुवाद सरकार, बंगाल के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी शुभकामनाएं, और बंगाल की जनता को भी क्या वो आबाद गति से आशा है कि रोडों पर चल सकेगा, जो चलने के लिए बनी है, न कि किसी अन्य काम के लिए। बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा, जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अब जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है। केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले को लेकर बेहद सख्त जो है वो नजर आ रही है। बता दें कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है और पूरे देश में फैले कथित पेपर लीक नेटवर्क की परतें खुलती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर में एक बड़े कोचिंग संचालक शिवराज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिवराज महाराष्ट्र के चर्चित कोचिंग संस्थान रेणुकाई करियर सेंटर यानी कि आरसीसी के संस्थापक और डायरेक्टर हैं। छात्रों के बीच आपको बता दें कि वो एम सर के नाम से भी मशहूर हैं, लेकिन अब वही नाम देश की सबसे बड़ी परीक्षा घोटालों में शामिल होने के आरोपों के चलते सुर्खियों में आ गया है। सीबीआई के मुताबिक रविवार को लातूर स्थित उनके घर पर कई घंटों तक छापेमारी पूछताछ हुई। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसीज का दावा है कि तलाशी के दौरान उनके मोबाइल फोन से नीट यूजी 2026 का लीक प्रश्न पत्र मिल गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार शिवराज सिर्फ एक कोचिंग संचालक नहीं बल्कि पूरे संगठित गिरोह का सक्रिय हिस्सा थे। जांच एजेंसी का कहना है कि परीक्षा के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। सीबीआई अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। यह मामला तब सामने आया जब 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक की शिकायतें तेजी के साथ सामने आई। छात्रों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र कुछ लोगों तक पहुंच गया था। मामला बढ़ने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को कराई जाएगी। देश भर में करीब 23 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। ऐसे में पेपर लीक ने छात्रों के भविष्य पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि सरकार पर दबाव बढ़ा तो केंद्र ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस व्यक्ति को आज सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उसकी कहानी कभी संघर्ष और मेहनत की मिसाल मानी जाती थी। शिवराज एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्हें अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर की थी। लातूर में किराए के एक कमरे में सिर्फ 10 छात्रों को पढ़ाकर उन्होंने ट्यूशन शुरू किया।
साइकिल से छात्रों के घर जाकर पढ़ाते थे। केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने का काम शुरू किया। धीरे धीरे आरसीसी महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोचिंग नेटवर्क में बदल गया। आज इसके लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर और अकोला समेत कई शहरों में सेंटर्स चल रहे हैं। हर साल 40,000 से ज्यादा छात्र यहां पर दाखिला लेते हैं। बताया जा रहा है कि आरसीसी का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही वजह है कि इस गिरफ्तारी ने पूरे कोचिंग उद्योग को साफ तौर पर हिलाकर रख दिया है। पूछताछ लगातार 7 घंटे तक हुई है और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस गिरफ्तारी के बाद और कौन कौन से जो नाम है वो साफ तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि आपको ये भी अब बता दें कि लगातार सूत्र ये बता रहे हैं कि कई बड़े नाम भी अब भी छुपे हुए हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। जब शिवराज को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद पूछताछ में निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और बड़े नाम आएंगे। फिलहाल सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हो रही गिरफ्तारी यह संकेत दे रही है कि इस बार पेपर लीक माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब पूरे देश की नजर 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा और सीबीआई की अगली कार्रवाई पर साफ तौर पर टिकी है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर प्रवास। आपको बता दें कि वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर परिवारजनों से मुलाकात उनके द्वारा यहां पर की गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे में आज बस्तर को विकास, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं की कई बड़ी सौगातें मिल गई। रायपुर में जहां उन्होंने अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन CG डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया, तो वहीं बस्तर के नेतानार में शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही जगदलपुर स्थित अमर वाटिका पहुंचकर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजधानी रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के नेतानार पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर पहुंचे हैं। इस सेवा डेरा के जरिए स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार, आजीविका और विकास के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। जगदलपुर स्थित अमर वाटिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए 1000 से अधिक जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अमित शाह ने कहा कि बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने में जवानों का बलिदान अविस्मरणीय है और केंद्र तथा राज्य सरकार माओवाद के समूल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। कि 2023 में दिसंबर में हम लोग सरकार में आए, उस समय ये पूरा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था और ये बस्तर इतना बड़ा एरिया वाइज क्षेत्र है कि केरल स्टेट से भी बड़ा ये बस्तर का क्षेत्र है और यहाँ रहते हैं जनजाति समाज के। समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थे, विकास से अछूता थे। सच अर्थ में बहुत बड़ा दिन न केवल छत्तीसगढ़, समग्र देश के लिए। भाई आप नहीं सुन रहे हैं?
आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा सुरक्षा, विकास, आधुनिक तकनीक के जरिए बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। ऐसे में बस्तर में आने वाले दिनों में विकास का पहिया काफी तेज गति से घूमेगा। बस्तर की जिस धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक समूचे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बस्तर की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ऐसे में उनका यह दौरा कई लिहाजों से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से बस्तर में विकास की नई बात लिखी जा रही है, तो लोगों में यह विश्वास दिलाना काफ़ी जरूरी है कि बस्तर का तेज गति से विकास होगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री लोगों से बातचीत कर यह विश्वास दिला रहे हैं कि बस्तर का तेज गति से विकास होने वाला है, साथ ही साथ उनकी लोक कला और संस्कृति भी जीवित रहने वाली है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आगे बढ़ते खबरों में, अमित शाह ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सौगात देते हुए अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि माना पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में विष्णु देसाई, डॉक्टर रमन सिंह और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन समेत कुल 439 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक के नंबर साबोबर थीम पर आपको बताने की आधारित ये सेवा अब प्रदेशवासियों को पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क दुर्घटना और आपदा जैसी हर स्थिति में एक ही नंबर पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराएंगी। इन आधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो और साथ ही साथ आपको बताने की PGZ कैमरा, डैश कैम और सोलर बैकअप जैसी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे घटनास्थल की आपको बताने की लाइव मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। साथ ही मोबाइल फॉरेंसिक वैन अपराध जांच को तेज और वैज्ञानिक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। सरकार का कहना है कि ये पहल छत्तीसगढ़ में स्मार्ट पुलिसिंग और तेज न्याय व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। डायल 112 ERS स्कीम की एक सेवा है और ये केंद्र शासन की पूरे देश में लागू सेवा है। छत्तीसगढ़ में ये 2018 में रोल आउट की गई थी। उस समय 16 जिलों में रोल आउट हुआ था। शासन ने निर्णय लिया कि इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। उसके तहत अभी सभी जिलों के लिए 400 वाहनों को आज रोल आउट किया गया है। इसको रोल आउट करने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि जो हमारी 60 हाईवे पेट्रोल्स हैं, इनको भी इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। इस बार जो नया कमांड सेंटर बन रहा है वो दोहरा कमांड सेंटर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ताकि एक कमांड सेंटर में किसी कारण से कोई व्यवधान आता है तो दूसरा कमांड सेंटर टेक ओवर कर सके। तो आपदा का जो रिस्पांस है, उस रिस्पांस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सीमलेसली लगातार चलना चाहिए। ये हमेशा एक उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य के तहत ये व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 33 जिलों में जो है 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार से 400 से अधिक 112 के वाहन हैं, जिनको आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहले यह 112 सिर्फ 16 जिलों में ही लागू था, लेकिन अब जो है 33 जिलों में 112 की वाहनें घूमते हुए नजर आएंगी। जिस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए 112 की ज़रूरत पड़ती है, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में 400 से अधिक 112 के वाहनों को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सभी जो वाहनें हैं वो आधुनिक तकनीक और हाई सिक्योरिटी फीचर जैसे CCTV कैमरे से लैस है। ऐसे में एक बड़ी सौगात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि 33 मोबाइल फॉरेंसिक लैब आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार कहते हैं कि मोबाइल फॉरेंसिक वैन की सतत आवश्यकता है। ऐसे में जिस प्रकार से क्राइम यूनिट को दिखाने के लिए जो मोबाइल फॉरेंसिक वैन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए यहाँ पर आज सभी 33 जिलों में जो है वो
मोबाइल फॉरेंसिक वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है वो अब दौड़ते हुए दिखाई देने वाली है। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आगे बढ़ते हैं। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर से असम की राजनीति में हलचल काफी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल को इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल आगामी 21 तारीख को पवित्र हज यात्रा पर रवाना होने वाले थे, लेकिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उनकी यात्रा को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बन गई है। इस बीच बदरुद्दीन अजमल ने अपने समर्थकों और देशवासियों से दुआ की अपील की है। वहीं असम समेत देश भर में AIUDF कार्यकर्ता और समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति नियंत्रित है। फिलहाल सभी की निगाहें उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य स्तरीय आपको बता दें कि राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों और कानूनी चुनौतियों के बीच ये आयोग पिछड़े वर्ग की वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा। आयोग ग्रामीण निकायों में ओबीसी वर्ग की स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे, जिसके आधार पर आरक्षण का नया खाका तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फैसला पंचायत चुनाव से पहले बेहद अहम है और इससे सरकार ने पिछड़ा वर्ग को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अब निकाय आयोग के गठन और उनकी रिपोर्ट पर टिकी है। रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक के साथ हुई मोबाइल स्नैचिंग की घटना अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बताया जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी बाइक सवार बदमाश उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना आपको बता दें कि ऐसे समय पर हुई जब अमित शाह राजधानी रायपुर के दौरे पर मौजूद थे, जिससे इस मामले ने और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब राजधानी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रायपुर पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है और केवल कागजी कार्रवाई में जुटी है। वहीं पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। अब इस घटना ने राजधानी में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सवेरे में केनाल रोड जैसा लगातार यहाँ पर वॉकिंग में जाता हूँ मैं, तो वॉकिंग से लौट रहा था। मुझे लगता है कोई सिरफिरे है, बात करते हुए आ रहा था, मोबाइल हाथ से पकड़ा और पकड़ करके झपट्टा मार के निकल गए। इतने कुल मिला के घटना है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हूँ, पुलिस लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक के साथ लूट हो गई। लुटेरे सरेआम जब वो मॉर्निंग वॉक में निकले थे, उनका मोबाइल लूट के ले गए। मतलब ये है राज्य की कानून व्यवस्था कि प्रदेश का एक वरिष्ठ राजनेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ लूट हो रही है। ये है रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की असली हकीकत। लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं कमिश्नरी बनने के बाद भी रुक नहीं रही हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को ट्रैफिक का चालान भेजना कमिश्नरी का काम रह गया है। तो आगे बढ़ेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच पहले से चल रहे टकराव के बीच अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE भी सीधे खतरे के दायरे में आ गया है। अबू धाबी के अल दाफरा इलाके में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर हुए ड्रोन हमले ने पूरी खाड़ी क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस हमले के बाद एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग लग गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। UAE रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 3 ड्रोन देश की सीमा में घुसे थे। इनमें से 2 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन एक ड्रोन न्यूक्लियर प्लांट के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि परमाणु संयंत्र पूरी तरीके से सुरक्षित है और रेडिएशन स्तर पर कोई भी असर नहीं है। इसके बावजूद इस घटना ने खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट UAE का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट माना जाता है।
ये सिर्फ यूएई नहीं बल्कि पूरे अरब क्षेत्र के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस प्लांट के इतने करीब ड्रोन हमला होना बेहद गंभीर मामला है। अधिकारियों ने कहा कि प्लांट के सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी कर्मचारी के घायल होने की अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके की जो स्थिति है वो बन रही है वो अपने आप में खतरनाक है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यही वो इलाका है जहां पर बड़े पैमाने पर अटैक जो है वो यहां पर किया गया है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा कि ईरान के लिए समय तेजी के साथ खत्म हो रहा है, उन्हें बहुत जल्दी फैसला लेना होगा, उनके पास कुछ नहीं बचेगा या फिर वो बचने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर उन्होंने समय रहते फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में ईरान के पास सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुल मिला के ये माना जाए, आपको बता दें कि अभी व्यवस्था बेहद ज़्यादा खराब हो रही है। एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से भारत पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पूरे देश में अस्थिरता का समय साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर खाड़ी क्षेत्र में स्थिति और बिगड़ी तो तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। 12 जैसे देशों के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। मिडिल ईस्ट में ड्रोन हमले अब नई युद्ध रणनीति बन चुके हैं और आपको बता दें कि सैन्य ठिकानों और यूएई का न्यूक्लियर प्लांट लगातार बढ़ते हुए ड्रोन हमले ये दिखा रहा है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप काफी तेजी के साथ बदल रहा है। छोटे लेकिन घातक ड्रोन अब सैन्य ठिकानों और रणनीतिक संस्थानों के लिए बेहद ज्यादा खतरा है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।